हेलो दोस्तों, AK स्टडी पॉइंट 2108 में आपको स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC, GD तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में GK GS का बहुत ही योगदान है, जिसको देखते हुए मैं यह एक क्लास लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा में काफ़ी लाभकारी रहने वाली है। अतः आप इस क्लास को पूर्ण कीजिए तथा यह लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी तथा आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। जैसा कि आपको यह दिख रहा है, पहला प्रश्न, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है। मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो आग बुझाने में काम आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसा कि आपको पता है, आप एक मोमबत्ती लीजिए तथा उसको जला दीजिए। उसके बाद उस पर एक गिलास से उसको पूरी तरह से ढक दीजिए मोमबत्ती को। कुछ समय बाद आप उसमें देखेंगे जब ऑक्सीजन लेवल उसमें कम हो जाएगा तथा उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाएगी। इसीलिए जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होगी वहाँ पर आग नहीं जलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आग बुझाने में काम कौन सी गैस आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तथा NO2 को मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी कहते हैं। ठीक है, NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं? प्रश्न क्या है आपका, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम या सफ़ेद फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस। तो इसका देखो, जो माचिस की डिबिया होती है जिसके ऊपर जिस पर में माचिस की तीली जो मसाला उस पर घिसते हैं जिससे आग जल जाती है। ठीक है ना, जो माचिस की डिबिया के ऊपर जो लगा हुआ होता है एक तरफ, ठीक है, उसकी एक से दोनों सतहों पर वो लगा होता है ना, जो फास्फोरस होता है, वो कौन सा फास्फोरस होता है? तो उसको मैं रेड फास्फोरस बोलूँ या लाल फास्फोरस बोलूँ? जो माचिस की डिबिया पर लगा होता है वो रेड फास्फोरस होता है। अर्थात इसमें प्रश्न है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेड फास्फोरस। ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही सोडियम, ना सफ़ेद फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा, माचिस की डिबिया पर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन का सूत्र क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये, ओजोन का सूत्र क्या है? मतलब ओजोन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो देखो, ओजोन को करते हैं हम O3 से। ओजोन को किससे करते हैं? O3 से ओजोन को प्रदर्शित करते हैं तथा O2 को ऑक्सीजन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ओजोन होता क्या है? जो वायुमंडल में यह एक परत पाई जाती है, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल में पाई जाती है। ये इसका काम क्या होता है ओजोन का? ओजोन जो होती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडियस जो आती हैं, सूर्य से हानिकारक किरणें होती हैं, जिसको ओजोन अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेती है, जिसको ओजोन जो हानिकारक किरणें होती हैं उसको पृथ्वी तक नहीं आने देती। जो ओजोन की परत होती है, जो लेयर होती है ओजोन गैस की, वो सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर वो कहीं कहीं ओजोन में छिद्र हो जाते हैं, ओजोन की गैस में छिद्र क्यों हो जाते हैं? वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो एक गैस होती है जिसके कारण ओजोन में छिद्र बन जाते हैं, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं तथा उससे हानिकारक प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं। वो होता किससे? जैसे फ्रिज या AC में जो गैस रिलीज होती है ना, फ्रिज और AC के अंदर जो गैस पाई जाती है, जब वो रिलीज हो जाती है वो वायुमंडल में पहुंचती है, जिसके कारण से ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं तथा पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो उम्मीद होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा O3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। प्रश्न क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है। मतलब सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है?
ठीक है, प्रश्न है ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। देखो सर्वग्राही रक्त समूह मतलब सर्वग्राही का मतलब होता है ऐसा रक्त समूह जो ऐसे ए रक्त समूह है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो केवल ए ग्रुप वाले को ही अपने ब्लड ग्रुप से मैच करेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई सा भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो वो उसमें मैच कर जाएगा या फिर मिल जाएगा, कोई हानिकारक नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो ब्लड ग्रुप होता है ए बी। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है जिसमें ए भी चढ़ा सकते हैं, बी भी चढ़ा सकते हैं तथा ओ भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। तथा अगर यहाँ पर मैं अगला प्रश्न दे दें कि सर्वदाता, दाता का मतलब देने वाला, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, यानी कि जिस ब्लड ग्रुप को सभी में चढ़ा सकते हैं आप, तो वो होता है ब्लड ग्रुप ओ। इसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं। जो चाहे ए पे भी चढ़ा दो, चाहे बी पे चढ़ा दो, चाहे ए बी पे चढ़ा दो, इसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? जो अम्ल होता है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं या धातु बनाते हैं या नियॉन बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। आर्गन बल्ब के अंदर भरी जाने वाली एक गैस होती है। ठीक है, आर्गन क्या होती है? बल्ब के अंदर भरी जाने वाली एक गैस होती है। लेकिन जो अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ चुका होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर में चलते हैं। जैसा कि यह आपको दिख रहा है, अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? देखो पीएच स्केल केवल 14 तक ही होती है, जिसमें 7 नंबर जिस किसी का भी अगर पीएच मान 7 है तो वह ना अम्लीय है ना क्षारीय है, वो कैसी होगी? उदासीन होगी, बिल्कुल सादा होगी। तथा जिसका पीएच मान 0 से लेके 7 से कम होता है, 0 और 7 से कम होता है, ठीक है, मतलब 0 से लेके 6 तक होता है, वो उसका पीएच मान मतलब वो अम्ली होती है, अम्ली बोलें या खट्टी बोलें, उसका पीएच मान, जिसका पीएच मान 0 से लेके 6 तक होता है उसकी प्रकृति अम्ली होगी। तथा जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा, यानी 7 से ऊपर बोले तो 8 से लेके 14 तक होगा, उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। तो इसमें हो जाए दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है। 6.6 बोलें या 6.4 बोलें या 6.5 बोलें, ठीक है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर 6.6 दिया है तो 6.6 को ही में सही जवाब मान लेंगे। कहीं कहीं पर 6.4 भी दे देते हैं, तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.4 हो जाएगा। ठीक है, पीएच का वैसे फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म ये क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, इसमें आपको मैंने बता ही दिया, ये केवल पीएच स्केल केवल 14 तक ही होती है। 0 से लेकर 6 तक अम्ली होती है, 7 उदासीन होती है तथा 8 से लेकर 14 तक क्षारीय होती है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6, मतलब यह दूध अम्ली होता है, लेकिन अम्ली ज़्यादा नहीं होता है, 6.6 है, इसीलिए कुछ अम्ली होता है, क्योंकि दूध जमने के बाद आपको पता है वह खट्टा हो जाता है, इसलिए दूध का पीएच मान अम्ली होगा, क्योंकि 7 से कम है। अगर 7 होता तो उदासीन होता, अगर 7 से ऊपर होता तो वह क्षारीय हो जाता। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने द्वारा की गई थी। प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, ये पेनिसिलिन होता क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है। क्या होती है? ये एंटीबायोटिक्स होती है जो बैक्टीरिया को उसकी संख्या, जो बैक्टीरिया अगर कहीं पर पनप रहे हो तो उसकी संख्या को बढ़ने से रोकती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका यह है, एक कोष की जीव होता है, मतलब एक कोष की जीव क्या होता है? एक कोष का, देखो वह जीव जो जिसका शरीर या जो केवल
एक कोशिका से ही बना होता है। देखो मनुष्य बहुकोशिकीय जीव होता है। बहुकोशिकीय मतलब होता है जिसका शरीर या जो जीव बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिकाओं का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, तो इसमें मेंढक होगा नहीं, बंदर होगा नहीं, हाथी होगा नहीं, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। और अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है, इसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है। अगर प्रश्न आ जाए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप वो सही जवाब दे सकते हैं शुतुरमुर्ग के अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। उम्मीद है आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है आपका मानव शरीर का तापमान कितना होता है। प्रश्न क्या है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। देखो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में बोलें तो 37 डिग्री होगा, कहीं कहीं पर कुछ बोल देते हैं फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट कितना होता है, 98 ऐसे लिख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उम्मीद है आपको वाली बात समझ में आ रहा होगा। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस बोलें या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलें। उम्मीद है आपको वाली बात समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, कटीले पौधे कहाँ पाए जाते हैं। देखो कटीले पौधे पाए जाते हैं राजस्थान में। कटीले पौधे राजस्थान में ही क्यों पाए जाते हैं, ये नहीं है ज़रूरी कि कटीले पौधे राजस्थान में ही पाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कटीले पौधे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, मतलब शुष्क प्रदेशों में कटीले पौधे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। क्योंकि कटीले पौधे जो होते हैं उनको वो पानी की बहुत कम खपत करते हैं, मतलब उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए राजस्थान में कटीले पौधे पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। जैसे राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश होता है तथा गुजरात होता है तथा उत्तर प्रदेश, इनके कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर बरसात कम होती है या शुष्क प्रदेश बोलें। ठीक है, यहाँ पर भी कटीले पौधे पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो इसमें प्रश्न है कटीले पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसका सही जवाब क्या लगा देंगे, राजस्थान। ठीक है, इसका सही जवाब क्या लगा देंगे, राजस्थान। अगला प्रश्न है ये आपका, टेडपोल किससे संबंधित है। ठीक है, देखो टेडपोल संबंधित है हाथी से नहीं, टेडपोल संबंधित है मेंढक से। टेडपोल किससे, टेडपोल होता क्या है, देखो मेंढक का छोटा रूप होता है। जब मेंढक अंडा देता है पानी में, ठीक है, तो अंडे का जो अंडा बड़ा होने के बाद एक जिस टेडपोल वो होता है जिसका ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है तथा उसका शरीर होता है जिसमें हाथ और पैर नहीं होते। यानी मनुष्य मेंढक का छोटा बच्चे को भी मैं टेडपोल बोल सकते हैं जो अर्ध विकसित होता है। तो टेडपोल किससे संबंधित होता है, मेंढक से। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तथा कैटरपिलर किससे संबंधित होता है, कैटरपिलर अगर आ जाए तो कैटरपिलर होता है बटरफ्लाई से, बटरफ्लाई बोले तो तितली से। इसमें पूछा टेडपोल किससे संबंधित है, तो आप इसका सही जवाब क्या लगा देंगे, मेंढक से। ठीक है, सही जवाब लगा देंगे आप मेंढक से। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मानव का श्वसन अंग कौन सा है। जो मानव होता है, मनुष्य होते हैं, हम आप होते हैं, वो श्वसन किससे करते हैं, तो मानव का श्वसन हृदय से करता है, नहीं। यकृत से करता है, नहीं। प्लीहा से करता है, नहीं। मानव जो सांस लेता है तो फेफड़ों में एकत्रित करता है। ठीक है, मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा होता है, वो होता है फेफड़ा। अगर प्रश्न कहीं पर आ जाता है जैसा कि मनुष्य सर्वप्रथम श्वास कहाँ पर ग्रहण करता है, तो वो आप उसका सही जवाब लगा सकते हैं फेफड़ा। ठीक है, अगर फेफड़ा नहीं है और वहाँ पर नासाद्वार है तो वहाँ पर नासाद्वार को भी सही लगा सकते हैं। अगर वहाँ पर पहले फेफड़ा है तो सर्वप्रथम फेफड़े को ही प्राथमिकता देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, यह है, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। व्यस्त अंग बोलें या फिर जो बहुत ही बिजी होता है या जो लगातार कार्यरत होता है। फेफड़े लगातार चलते रहते हैं, नहीं। आप सांस लेना बंद कीजिए, फेफड़े भी रुक जाएंगे। यकृत नहीं, प्लीहा नहीं। जो हृदय होता है, हृदय को हम नहीं रोक सकते, हृदय अपने निरंतर गति करता रहता है। ठीक है,
हृदय क्या करता रहता है, निरंतर गति करता रहता है, यानी कि मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय। ठीक है, जो लगातार, और हृदय बताया जाता है कि ये औसतन लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। उम्मीद है आपको भलीभांत समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं पर हृदय पूछ लेता है, हृदय कैसी पेशी है। हृदय एक अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक का मतलब होता है ऐसी पेशी जो अपने अनुसार कार्य करे, जो खुद ब खुद कार्य करे। तो हृदय, क्या मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ हृदय की गति को, दिल का धड़कना क्या मैं रोक सकता हूँ? नहीं। इसीलिए हृदय एक अनैच्छिक पेशी है। वह पेशी जो स्वयं कार्य करे उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं, और वह पेशी जो स्वयं कार्य न करे, यानी कि मैं जो सोचूं और उसके बाद मैं करवाऊं, जैसे मैं हाथ हिलाता हूं, सोचने के बाद ही तो हाथ हिलाऊंगा कि मैं चलो हाथ हिलाऊं या मैं चलूं, ये सभी ऐच्छिक पेशियां होती हैं। तो इसमें उन्हें मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा, हृदय हो जाएगा, तथा हृदय एक अनैच्छिक पेशी है। उम्मीद है आपको भलीभांत समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चावल में विटामिन बी पाया जाता है। चावल में विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी किस में पाया जाता है? चावल के अंदर। और विटामिन डी, जो विटामिन डी होती है वो सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। विटामिन डी किस में पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में। तथा विटामिन के किस में पाई जाती है? विटामिन के पाई जाती है हरी सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी हुई, और जैसे पालक भी हुआ। पालक को मैं ज़्यादातर तो आयरन फूड के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर लौह की अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक है, लेकिन विटामिन डी हरी सब्जियों में पाया जाता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनमें विटामिन के पाया जाता है। तथा विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में या खट्टी चीज़ में विटामिन सी पाई जाती है, जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत में आंवले को कहते हैं, क्योंकि वह बहुत ही खट्टा होता है। तो चावल का इसमें प्रश्न पूछा है, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप इसका सही जवाब क्या कर देंगे? विटामिन बी। इसका सही जवाब क्या कर देंगे आप? विटामिन बी को आप इसका सही जवाब कर देंगे। उम्मीद है आपको भलीभांत समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, ये सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी, तो सबसे बड़ा स्तनपायी हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी कि जो व्हेल मछली होती है वो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होती है। ठीक है, जो बच्चे को पैदा करती है, ना कि अंडे देती है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है? ब्लू व्हेल, व्हेल मछली। उम्मीद है आपको भलीभांत समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है आपका, अगला प्रश्न है, मनुष्य में सबसे मजबूत मांसपेशी। ठीक है, मनुष्य में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? प्रश्न दिया है, मनुष्य में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो देखो, मांसपेशियाँ, मनुष्य में टोटल मांसपेशियाँ लगभग 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? उन 639 मांसपेशियाँ लगभग पाई जाती हैं। और जो सबसे मजबूत पेशी होती है वो जबड़ा, जो अर्की फेस पे जो जबड़ा पाया जाता है, जिसमें अखरोट भी फोड़ सकता हूँ, वह सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। ना कि जांघ की, ना गर्दन की, ना हाथ की। सबसे मजबूत पेशी कहाँ की होती है? जबड़े की। उम्मीद है आपको भलीभांत समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कर दिया करो।